एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ विभूति खरे। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आई गेस मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही गेस कर ही लिया होगा। सो यस, यू आर राइट। आज के इस सेशन से हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली हूँ, वो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ साइंस। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम करेंगे क्या? आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का पूरा सिलेबस। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस बार आपको अपने सिलेबस में कवर करना है। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है टोटल 18 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं आपके पास? साइंस में 18 चैप्टर्स हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल दीज 18 चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में हम पूरा सिलेबस जो है ना उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आपके पूरे सिलेबस को। लेकिन सिलेबस पे जाने के पहले मैं चाहती हूँ कि हम ना एक स्ट्रैटेजी बना लें। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हम हर चीज़ को प्लान्ड वे में करते हैं। भाई हम अपना क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए भी कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए ना, कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। स्ट्रैटेजी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिस पे हमारा अपने सिलेबस को कवर करते हुए ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, ताकि हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने सिलेबस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें, सक्सेसफुली कवर कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारी स्ट्रैटेजी का ये कि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यू नो व्हाट, जब ये एक कम्युनिटी पोस्ट आया था कि क्लास 8 साइंस जो है स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बच्चों के कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी और कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे देखे जहाँ पे बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। अब क्लास 8 के बच्चों को मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो उन बच्चों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल इस चीज़ की चिंता ना करें, इस चीज़ में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें इस बात का कि हमें बेसिक से पढ़ाई करने को मिलेगी या नहीं करेंगी, यानी कि मैम बेसिक से बिल्कुल चीज़ों को कवर करेंगी या नहीं। एक्चुअली मेरा एक टीचिंग मेथड ही कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल स्टेप 1 से। सपोज़ हमने कोई भी एक XYZ टॉपिक उठाया, अब भले ही उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से कुछ पता हो या ना पता हो, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी और बेसिक से स्टार्ट करते करते स्टेप 1 स्टेप 2 पे जाते जाते हम बिल्कुल जो है ना एक एडवांस स्टेज तक भी पहुँचेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड ये भी होती है कि मैम हमें बेसिक्स तो पता है, आप हमको एडवांस लेवल का पढ़ाइए। तो सभी बच्चों को साथ में लेकर के हम चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे और ये प्रोसेस इतनी ग्रेजुअल होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने जल्दी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करके उसके बिल्कुल एडवांस लेवल तक, एडवांस फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम, एक जो आप बोल सकते हो कि आपकी जो क्वेरी थी वो मैंने दूर कर दी होगी कि बिल्कुल हम हर चीज़ को बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और हाँ एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल क्लियर होते जाते हैं, हमें चीज़ों को रटना नहीं है। जब आप चीज़ों को रटते हो ना तो वो आपको मैक्सिमम 1 या 2 दिन तक याद रहती हैं, 1 या 2 महीने तक याद रहती है, इसके बाद में आप भूल जाते हो उन चीज़ों को। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते हो, समझ के पढ़ते हो, तो वो हमेशा आपके पास वो चीज़ रहती है, आपके दिमाग में रिटेन करती है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारी स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पॉइंट। फाइन। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारी स्ट्रैटेजी का? थॉरो रिविजन। रिविजन किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में? 18 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सपोज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, जब तक हम चैप्टर 6 पर आएंगे ना तो कहीं ना कहीं चैप्टर फर्स्ट में और सेकंड चैप्टर में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो हम भूलते जाएंगे।
अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तो ये चीज़ पॉसिबल है कि एक फ्रेज़ है कि आगे पार्ट पीछे सपाट, यानी कि हम आगे की चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं और पीछे की चीज़ों को हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ ना हो, हम अपने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको ना भूलें, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे। रिविज़न कैसे करते हैं? रिविज़न हम करते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं DPQs। अब आप बोलोगे कि मैम ये DPQs क्या होता है? भाई DPQs मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। होगा क्या, सपोज आज हमने अपने किसी एक चैप्टर के 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, सपोज फर्स्ट चैप्टर ही हमने स्टार्ट किया, तो उसके हमने 4 टॉपिक्स पढ़ लिए आज की डेट में। अब नेक्स्ट डे यानी कि कल क्या होगा, हम और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन नए टॉपिक्स को पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, जो एक दिन पहले हमने 4 टॉपिक्स पढ़े थे ना, उनको हम रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? तो क्वेश्चंस के फॉर्म में, यानी कि हम लेंगे अपना एक DPQ सेशन, ठीक है। आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, सही चॉइस कौन सी है उसको आप मार्क कर दोगे। अब DPQs को सॉल्व करने से होता क्या है, 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका जो रिवीजन हो रहा है वो तो अलग है ही, दूसरा फ़ायदा ये होता है, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आप जो टॉपिक पढ़ के आए हो उस टॉपिक पे बेस्ड किस तरीके के सवाल बनते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब इसके बाद में आपको यही नहीं पता कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे। तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझी हैं, उन चीज़ों के ऊपर किस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ये आपको कैसे पता चलेगा? DPQs के थ्रू, यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। तो डेली का हमारा सेशन रहेगा एक 20 या 25 मिनट्स का, जहाँ पे हम कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो आप ऑलरेडी एक दिन पहले टॉपिक्स पढ़ चुके हो, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, आई होप सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। फर्स्ट क्या होगा कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्या होगा हमारा स्ट्रेटेजी का पॉइंट, कि हम रिवीजन करेंगे DPQs के फॉर्म में। डेली हमारे पास एक सेशन आएगा DPQs का 20-25 मिनट्स का, जहाँ पे हम कुछ 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में थर्ड और लास्ट पॉइंट होने वाला है हमारी स्ट्रेटेजी का ये, कि आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो हमने पढ़ा ना हो। चैप्टर तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं, हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। साथ ही साथ आपकी बुक में जो एक्टिविटीज़ दी रहती है ना, फन एक्टिविटीज़, वो भी हम परफॉर्म करेंगे। तो A से स्टार्ट करते हुए पूरा Z तक जाएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे हम अपने सिलेबस में जो है प्रोसीड करेंगे। फाइन, चलो, अब जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुके हैं तो एक बार हम अपने फटाफट से जो पूरा हमारा सिलेबस है उसको भी जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ ही। फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आएगा। बेसिकली किस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है। देखो, जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो खाने का जो सोर्स होता है वो 2 जगह से आता है। एक तो आता है प्लांट से और एक आता है एनिमल से, यानी कि हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो कैसे ये फूड प्रोडक्ट्स को या कैसे हम एग्रीकल्चर की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं इतने लार्ज पॉपुलेशन के लिए। भाई ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो छोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन की जो खाने पीने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाता है, कैसे जो है ना लार्ज स्केल पे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आपको क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद में आता है आपका चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो कि कैसे हैं, काफ़ी छोटे हैं। माइक्रो मतलब क्या, छोटे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की,
जिनको देखने के लिए बेसिकली वो नेकेड आइज से हमको देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि अगर आप मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे हाथ में जो है ना एक फंगस है, तो शायद आपको वो यूं ही फंगस देखने को आप ना देख पाओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो होते ही हैं इतने छोटे। ठीक है, तो इन्हीं कुछ ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूजुअली क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारे लिए, हार्मफुल होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, है ना। बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता, वायरस अच्छा नहीं होता, फंगस अच्छा नहीं होता। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए आप बोल सकते हो कि हमारे दुश्मन की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेड खरीद कर लेकर आए हो, ठीक है, मानसून आने वाला है, हम सबको पता है कि मानसून में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, और इसी मॉइस्चर का फ़ायदा उठाते हैं कौन, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हर कहीं जो है ना ग्रो करने लगते हैं। आप मार्केट से ब्रेड खरीद करके लेकर आए हो, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया है तो 1 से 2 दिन बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर फंगस डेवलप हो गया। फंगस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे दिमाग में क्या आया कि भाई ये जो फंगस है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? आप सभी ने देखा होगा, पेड़ों से सपोज कुछ सूखी पत्तियां निकलती हैं, है ना, सूख जाती हैं पत्तियां, मैच्योर हो जाती हैं, डेड लीव्स जो होती हैं। जो भी पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन सभी की सभी पत्तियों को क्या करो, जाकर के जलाओ। भाई ऑब्वियस सी बात है, पेड़ बड़ा होता जाएगा, उसके धीरे धीरे जो ब्रांचेज है, जो टहनियाँ हैं, जो आप बोल सकते हो कि जो पत्तियाँ हैं, वो बूढ़ी होकर के नीचे गिर जाएंगी, डेड हो जाएंगी। तो उनको साफ करने के लिए आप क्या करते हो? क्या हर बार जैसे कि एक पत्ती गिरी है तो क्या आप उस एक पत्ती को जाकर के जलाओगे उसको डिकम्पोज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो पत्ती खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएगी। कैसे डिकम्पोज हो जाएगी? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। कुछ कल्चर में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में कुछ कल्चर में, कुछ रिलीजन में डेड बॉडीज़ को जो है ना बरी किया जाता है, यानी कि उनको दफनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो डेड बॉडीज़ अंदर दफनाई गई हैं उनको डिकम्पोज कौन करता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो करते हैं। तो देखा जाए, ये जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये डिकम्पोजर्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को साफ बना रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर रही हैं, चीज़ों को डिकम्पोज कर रही हैं, वो तो अच्छे हुए ना। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं और हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बुरे, बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, जो दही हम सब खाते हैं उसमें भी तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो छोड़ो, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, जो हमारी गट होती है, वहाँ पे भी गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। पता है, जब भी कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है तो हमको डॉक्टर्स जो है ना एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, पेट में जो जिन बैक्टीरिया ने, जिन जर्म्स में जो है इन्फेक्शन कॉज किया है, ये एंटीबायोटिक्स जाके क्या करेंगी, उन डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया को जाकर के मार आएंगी, है ना। लेकिन साथ में जो गट में हमारे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, वो भी मर जाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक बार आपका एंटीबायोटिक्स का जो डोज है वो कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आपको कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह देते हैं, प्रोबायोटिक्स वगैरह देते हैं, ताकि आपके पेट में, आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है, जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी एंटीबायोटिक्स के कारण, वो फिर से आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर भी मौजूद रहते हैं। चलो डिटेल में पढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। यहाँ पे हम फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हमारे पास क्या है, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है मेटल्स और एक होता है नॉन मेटल्स। ठीक है, जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, वो सब क्या है, वो है मेटल। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है। अगर मैं बात करूँ इस पेन की, स्क्रीन की, तो ये सब क्या है, ये सब है नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करती हैं, अलग अलग बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अच्छा ये बताओ, जो भी हमारी ज्वेलरीज होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर की ही क्यों बनती है, प्लेटिनम की ही क्यों बनती हैं? क्योंकि
ज्वेलरीज का पर्पस क्या होता है? शाइन करना। हम ज्वेलरीज ऐसे मेटल्स के बनाते हैं जो कि क्या करते हैं? शाइन करते हैं। तो बेसिकली मेटल्स के ही क्यों बना रहे हैं भाई? प्लास्टिक की भी तो ज्वेलरी बन सकती है, लकड़ी भी की भी तो ज्वेलरी बन सकती है। हम क्यों हमेशा मेटल्स की बनाते हैं ज्वेलरी? क्योंकि ज्वेलरी का पर्पस है शाइन करना। और जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर लस्ट्रस, वो शाइनी होते हैं। गोल्ड कितना शाइन करता है, सिल्वर कितना शाइन करता है, प्लेटिनम कितना शाइन करता है, ठीक है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर लस्ट्रस, दे आर शाइनी, उनका सरफेस शाइनी होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पेन है, ये पेन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो क्या ये आपको बिल्कुल शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? एकदम जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इससे क्या समझ में आया? नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, उनके सरफेस पे कोई शाइन नहीं होती, ठीक है। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, पढ़ लेंगे आराम से। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 5 में है कोल एंड पेट्रोल। बेसिकली ये हमारे कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे सोर्स होते हैं एनर्जी के। बेसिकली ऐसा इनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मतलब क्या? कि ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और अगर एग्जॉस्ट हो गए इसका मतलब क्या? कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, जो पीढ़ी है आगे आने वाली, उनको शायद यूज़ करने के लिए ना मिले। आपके मन में सवाल आएगा कि मैम क्या ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं? जैसे कि आपके पास क्या है? एक कुआं है, ठीक है ना, कुएं में पानी है। अब उस पानी को आप यूज़ करते गए, 1-2 साल के अंदर क्या हुआ? कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया। लेकिन हुआ क्या? अच्छी बारिश हुई, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है ना बढ़ गया, जिसके कारण कुएं में फिर से पानी आ गया। तो वो एक रिन्यूएबल सोर्स हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोल एंड पेट्रोल की, तो इनको हम एग्जॉस्टेबल बोल रहे हैं, यानी कि ये खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम क्या कोल एंड पेट्रोलियम को रिन्यू नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। कोल एंड पेट्रोलियम को हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन रिन्यू होने में इनको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि एक ह्यूमन एज में इनको यूज़ करना, फिर से यूज़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि अभी मैं हूँ, ठीक है, मैंने पेट्रोल को यूज़ किया और कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 साल में पेट्रोल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम पेट्रोल रिन्यू होकर के वापस आएगा, तब तक मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको रिन्यू होने में। तो एक ह्यूमन एज मैक्सिमम आप ले लो, एवरेज आप ले लो, अगर एक बंदा, एक ह्यूमन बीइंग 100 साल तक भी जिंदा है, तो 100 साल के अंदर जो है ना कोल एंड पेट्रोलियम रिन्यू नहीं हो पाते हैं, इनको और ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए इनको हम एग्जॉस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि बेसिकली कोल एंड पेट्रोल जो है ना बेसिकली बनते कैसे हैं। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो जल जाती है, उसे हम कंबशन कहते हैं। फ्लेम यानी कि जो आप बोल सकते हो कि फ्लेम के भी कुछ अलग अलग जोन्स होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में फ्लेम के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी हमारा एक बेसिक चैप्टर है, एक आप बोल सकते हो कि जनरल चैप्टर है, जनरल नॉलेज के ऊपर। हम सबको पता है कि हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है ना? क्योंकि जैसे कि हम सबको डायनासोर्स की स्टोरीज़ पता है, हमने जुरासिक पार्क देखी हुई है ना, उसके सारे पार्ट्स देखे हुए हैं। तो उन जुरासिक पार्क जो मूवी है उससे एटलीस्ट हमको ये समझ में आया कि हाँ भाई पहले के ज़माने में डायनासोर्स होते थे, लेकिन अब डायनासोर्स कहाँ गए? एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। तो अभी भी अगर हमने प्लांट्स और अपने एनिमल्स को कंजर्व नहीं किया, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली एनिमल्स की, एनिमल्स को अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो क्या होगा? जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारे टाइगर्स, लॉयंस, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई प्लांट्स तो हमारे ऑक्सीजन के सोर्स होते हैं, हम सबको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, कैसे कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 में। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आपने एक वॉल देखी होगी, कोई भी वॉल, दीवार देखी होगी, वो दीवार किसकी बनी होती है? ब्रिक्स की बनी होती है ना। बहुत सारी ईंटों को सीमेंट से जोड़ जोड़ कर एक दीवार बनाई जाती है। ये तो कहानी हुई दीवार की। अगर मैं बात करूँ अपनी बॉडी की, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, अपनी बात कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? जैसे दीवार बनी हुई है ब्रिक से, वैसे ही हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से।
ऊपर से लेके नीचे तक हमारी बॉडी में सेल ही सेल भरे हुए हैं, बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है हमारी बॉडी। जिस तरीके से बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक दीवार बनाती हैं, सिमिलरली बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि केवल एक सेल के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है। अब हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास केवल एक ही सेल होता है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। तो ये सेल एग्जैक्टली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, कैसे ये सेल फंक्शन करता है, ये सब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है ना, एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी कि एनिमल्स रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, डॉटर एनिमल्स या आप बोल सकते हो कि प्रोजेनी का जो है फॉर्मेशन होता है, जन्म होता है नेक्स्ट जनरेशन का। ठीक है, तो एनिमल्स में बेसिकली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे कहाँ, अपने चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी चैप्टर का एडवांस फॉर्म आपको 9th और 10th में भी देखने को मिलेगा, स्पेशली क्लास 10th में। ठीक है, तो ज़रूरी है कि अभी से आप अपने बेसिक्स को जो है ना, कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। फिर चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब क्या, वो जो टीनेज वाली जो उम्र आती है, उस समय बेसिकली बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना रहेगा। 9 या 10 साल तक जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी फॉर्म होता है ना, वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद लड़कों की बॉडी डिज़ाइन और लड़कियों की बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आवाज़ की बात करूं तो लड़कियों की आवाज़ हाई पिच साउंड हो जाती है, हाई पिच वॉइस हो जाती है। अगर लड़कों की आवाज़ की बात करूं तो लो पिच वॉइस हो जाती है। ये सब चेंजेस कब आते हैं, ये सब चेंजेस जो है ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद ही स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 9-10 साल की उम्र तक लड़का और लड़की एक जैसे उनकी बॉडी डिज़ाइन होती है, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, कई मूवीज़ में आपने देखा भी होगा कि रहती वो लड़की है लेकिन लड़के का कैरेक्टर या रोल प्ले करती है, रहता वो लड़का है लेकिन लड़की का रोल प्ले कर लेता है। कैसे, क्योंकि 9-10 साल तक जो लड़का लड़की हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। लड़कों के दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं, आवाज़ में चेंज आ जाती है। ठीक है, तो ये सब कब होता है, जब एडोलेसेंस की एज में पहुंचता है बच्चा, तब। ठीक है, और भी क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 में। इसके बाद में फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 11 में आपके पास आएगा फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 12 में आएगा आपके पास फ्रिक्शन की एग्जैक्टली फ्रिक्शन क्या होता है। चैप्टर नंबर 13 में आएगा आपके पास साउंड। ये सब फिजिक्स वाला सेक्शन है, इसके पहले हम कुछ बायोलॉजी वाला सेक्शन देख रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में आएगा आपके पास केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बाद में कुछ नेचुरल फिनोमेना की हम बात करेंगे, जैसे कि लाइटनिंग यानी कि बिजली गिर जाना, अर्थक्वेक आ जाना। ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमेना। देखो, कहने को तो ये नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप हो जाता है, लेकिन कई हद तक, कई एक्सटेंट तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन नेचुरल फिनोमेना के होने के लिए। ठीक है, तो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, बेसिकली क्यों होता है, कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइटनिंग क्यों होती है, क्यों बिजली गिरती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर नंबर 15 में। इसके बाद में चैप्टर नंबर 16 लाइट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट बेसिकली उसमें हम कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, देखो मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ जो है ना, हम तभी देख पाते हैं जब वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, कैसे समझे इस बात को, सपोज आपका एक रूम है, ठीक है, और उस रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और उस रूम में कंप्लीट डार्कनेस है, कोई बल्ब, कोई ट्यूबलाइट वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, कंप्लीट डार्कनेस है। ठीक है, अब जैसे ही आप उस अंधेरे कमरे में घुसोगे, आपको कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, और जैसे ही आप क्या करोगे, एक बल्ब या एक ट्यूबलाइट ऑन करोगे अपने रूम की, तुरंत आपको उस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, वो सब आपको दिखने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, एग्जैक्टली होता क्या है कि जो ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल करके आ रही है ना, सपोज एक चेयर रखी हुई है आपके रूम में, ठीक है ना,
ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से जो लाइट निकली है वो पड़ेगी कहाँ, उस चेयर पे। चेयर पे पड़ने के बाद लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों बाउंसिंग बैक। जैसे आप बॉल फेंकते हो, बॉल आपने फेंकी दीवार पे, बॉल क्या करेगी, दीवार पे जाके स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना, और स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाएगी आपके पास। तो ये क्या हुआ, बॉल क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, यानी कि टकरा करके वापस आ जाना। तो लाइट भी इसी तरीके से क्या करती है, टकरा करके वापस आती है। ट्यूबलाइट से जो रोशनी निकली थी, जो लाइट निकली थी, वो टेबल पे या चेयर पे पड़ेगी, टकराने के बाद लाइट टेबल या चेयर्स के उसकी सरफेस से टकराने के बाद क्या होगी, वापस आएगी। और वापस कहाँ आएगी, हमारी आंखों तक आएगी। और जैसे ही लाइट हमारी आंखों तक आई, हमें वो टेबल और चेयर दिखने लगी। जब आपकी रूम में कंप्लीट डार्कनेस थी, कंप्लीट अंधेरा था, तब आपको क्यों नहीं दिखाई दिया टेबल और चेयर, क्योंकि तब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही थी। लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, और जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। तो जब आंखों तक पहुंचेगी लाइट, तभी तो चीज़ दिखाई देगी। तो जैसे कि बॉल क्या करती है, बाउंस बैक होके वापस आती है हमारे पास, वैसे ही भी लाइट क्या करती है, किसी भी चीज़ से टकरा करके वापस आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। चैप्टर नंबर 17 में हम पढ़ेंगे स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में, अलग अलग जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 अगेन एक जनरल चैप्टर है, जिसमें हमें एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, कैसे वाटर और एयर पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है, क्यों सही नहीं है पोल्यूशन, चाहे वो एयर का हो, वाटर का हो, या किसी भी तरह का पोल्यूशन क्यों अच्छा नहीं है, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें, जनरल बातें हम पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर नंबर 18 में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको इस बार अपने सिलेबस के अंडर कवर करने हैं। स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर ली है कि हम अपने चैप्टर में, हम अपने पूरे सिलेबस में आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या क्या करने वाले हैं। हर एक चैप्टर में हम अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, रिविज़न करते हुए जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उन सबको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर ली, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम फाइनली स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एक और चीज़ है, हम ये जो पूरा अपना सिलेबस है ना, जितना हो सकेगा एनिमेशंस और सिमुलेशंस के थ्रू जो है ना चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स जो हैं उसमें तो ऐसा कोई ज़्यादा मेरे पास एनिमेशन या सिमुलेशन नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ चैप्टर्स में सिमुलेशन और एनिमेशंस आएंगे वो हम जो है ना देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, एनिमेशंस और सिमुलेशन से हमको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। कोई भी मूवी आप देखने जाते हो तो उसकी स्टोरी आपको हमेशा याद रहती है, मम्मी पापा को बिठा करके याद नहीं करवानी पड़ती। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ देख कर आए हो ना। तो इसी तरीके से हम अपने सिलेबस में भी जहाँ जहाँ एनिमेशंस और सिमुलेशंस आएंगे वो हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे आप विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में अरेंज मिलेंगे। तो आपके लिए वहाँ पे उसे देखना काफ़ी कन्वीनियंट होगा। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.